जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सी टेट के अंतर्गत जो 28/12/2022 और 29/12/2022 को पेपर संपन्न हुआ है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे और कहां से प्रश्न आए थे। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इसमें हम 28 और 29 तारीख के प्रश्नों का समेकन लाए हैं। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद बहुत सारे प्रश्न को हमने कलेक्ट किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। और यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न हमने लिया है, जो स्टूडेंट प्रश्न बताए हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण भी किया गया है। विश्लेषण इसलिए किया गया है क्योंकि जो प्रश्न आ चुका है उससे संबंधित कैसे प्रश्न उठेंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ है, उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो है निम्नलिखित में से कौन से समूह फल के हैं। यानी कुछ सब्जियों फलों के समूह को दे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि कौन सा ये समूह फल के हैं। ठीक है, तो आप लोग फल तो समझ ही जाएंगे कि किसको फल कहते हैं। उसमें गाजर, मूली इत्यादि कुछ फंसने वाले फल दे देते हैं। ठीक है, खीरा दे देगा तो खीरा सब्जी है कि फल है इत्यादि, इसको आप लोग ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न होता है हावर्ड गार्डनर। दोस्तों हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों को समझने की योग्यता किस प्रकार की बुद्धि है। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे कि जो हावर्ड गार्डनर महोदय हैं, दोस्तों इन्होंने हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और उन्होंने बताया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको कई बुद्धि, उनके पास अनेक प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और उनको विभिन्न प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर है कि हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हम बचपन से वयस्कता के बीच के किस दौर को कहते हैं। यानी कोई बच्चा है वो बचपन से वयस्क होता है तो इसके बीच किस दौर से गुजरता है, यानी उस दौर को क्या कहते हैं, तो उस दौर को किशोर कहते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न देखने के लिए मिला था वो कलचिड़ी पक्षी से संबंधित देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों कलचिड़ी पक्षी के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। कलचिड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है और ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। और इनके घोंसले में अगर देखा जाए तो पौधों की नाजुक टहनी होती है और जड़ें, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है, इसी से संबंधित दोस्तों ये तो पेपर कलचिड़ी पक्षी से संबंधित आया था, लेकिन नेक्स्ट जो हो सकता है कि सीटेट का आपका एग्जाम आने वाला है उसमें कोयल से प्रश्न पूछ दे। तो दोस्तों कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है कोयल की अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा बेचारा अपना अंडा समझ करके उसको सेता है। ठीक है, कोयल सबसे चतुर पक्षी भी कही जाती है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि फाख्ता पक्षी के बारे में पूछ दे। तो दोस्तों फाख्ता पक्षी जो होती है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक है, गौरैया जो होती है पक्षी, वो जैसे घर में शीशा आईना रखा होता है या कोई खिड़की होती है उसके अगल बगल में ये गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बसंत गौरी जो चिड़िया होती है वो गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, उसके बाद एक और पक्षी देखेंगे, इसका दार्जिन, दर्जिन चिड़िया। तो दोस्तों दर्जिन से मतलब हो गया दर्जी जो होते हैं कपड़े सिलते हैं, उसी तरीके से ये दो जो दर्जिन चिड़िया होती है ये पत्तों को अपना सील देती है, नुकीली चोंचों से इसको सील लेती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और पक्षियां हैं दोस्तों। शक्कर खोरा के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, जिसमें एक सेकेंड,
जिसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बने होते हैं, ठीक है? शक्करखोरा जो पक्षी। उसके बाद देखेंगे बीवर। दोस्तों बीवर पक्षी के बारे में पूछ सकता है। बीवर पक्षी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सभी नर बीवर अपने-अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उस सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। दोस्तों रिवीजन भी होता जाएगा। हमने यही प्रयास किया है कि आप लोगों का रिवीजन भी होता जाए। देखिए अब घरों की विशेषताएँ। दोस्तों घरों के विशेषताएँ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मान लीजिए बाँस के खंभों पर बने हुए घर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी का जो बुक पढ़ा होगा ईवीएस का, तो वहाँ आप लोगों को ये सब सारे देखने के लिए मिला होगा। दोस्तों अगर एनसीईआरटी का, अगर पर्यावरण ईवीएस का आपने बुक अगर नहीं पढ़े हैं, तो पूरा ईवीएस का बुक हम क्लियर कराए हैं, मात्र 3 वीडियो में हमने क्लियर कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे आरपी टारगेट इसी चैनल के नीचे हम सीटेट का लिंक देंगे, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था सौर मंडल सबसे छोटा ग्रह पूछा गया था। तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। रेगिस्तानी ओक नामक जो वृक्ष होता है उसके बारे में पूछा गया था। तो जो रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा हम बता देना चाहते हैं क्योंकि लड़के यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए रेगिस्तानी जो ओक होता है, ठीक है? ओक यहाँ पर है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? तो ओक रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ ये चीज़ हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ये नहीं पूछा गया था लेकिन नेक्स्ट पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। तो खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है? और खेजड़ी जो वृक्ष होता है उसके सिनकोना जो छाल से दवा बनाई जाती है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कौन सा जानवर हमसे 6 गुना अधिक दूर देख सकता है? तो ये आपका बाघ हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था ये था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद मधुमक्खी की श्रेणी क्या होती है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था, मधुमक्खियों के बारे में पूछा गया था, ठीक है? उसके बाद जीन पियाजे का थ्योरी था, इससे भी संबंधित प्रश्न आपको 28 तारीख को देखने के लिए मिला और 29 को भी देखने के लिए मिला। तो आप जीन पियाजे थ्योरी, वाइगोस्की और चॉम्स्की, हावर्ड गार्डनर, ये 3-4 जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में विशेष रूप से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न देखने के लिए मिला है दोस्तों, वो है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 कोण तक घुमा सकता है? या ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे तक मोड़ सकता है? तो वो आपकी पक्षी है उल्लू, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, ये प्रश्न देखने के लिए मिला था। यानी जो सामाजिक कीट पतंग। तो सामाजिक का मतलब, समाज से क्या मतलब होता है दोस्तों? समाज का मतलब ये होता है कि जैसे 10 लोगों का समूह होता है, 100 लोगों का समूह होता है और उस समूह में जो हम लोग सीखते हैं तो वो एक समाज हो गया। तो उसी तरीके से जो ये कीट होते हैं ये सामाजिक कीट, एक सेकंड, ये सामाजिक कीट नहीं है। जैसे आप लोग चींटी देखे होंगे तो एक लाइन से अपना चलते रहते हैं, ठीक है? ये सामाजिक कीट हो गए। लेकिन चींटी हो गई, ततैया हो गई दीमक हो गया, तो ये सब सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न पूछा था कि सामाजिक कीट नहीं है, उसमें मकड़ी नाम दिया था, ठीक है? मकड़ी। तो मकड़ी जो ये है ये अलग रहती है और ये एक सामाजिक कीट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो प्रश्न देखने के लिए मिला था दोस्तों ये था कि वृद्धि एवं विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि वृद्धि एवं विकास क्या होता है। उसके बाद गंभीर सोच आधारित प्रश्न देखने के लिए मिले थे, कथन आधारित प्रश्न देखने के लिए मिले थे, प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित प्रश्न मिले थे। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये शिक्षा शास्त्र में CCE का होता है, ठीक है? CCE
क्या होता है दोस्तों, तो ये सतत तथा व्यापक मूल्यांकन होता है और इसका ये देखेंगे तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यानी शिक्षा शास्त्र में सीसीई का मतलब हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में और हम बताना अगर चाहें आपको, तो सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के साथ रेगुलर चलने वाली ये प्रक्रिया है, उसे ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो और ये लग रहा हो कि प्रश्न ज़्यादातर आप लोगों के लिए कलेक्ट करके दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक दे दें और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो जाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वो शिक्षण विधियां में से पूछा गया था, यानी शिक्षण विधियां आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, ये जो 2 पॉइंट है इससे आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने के लिए हर एक पेपर में मिल रहे हैं, यानी दोनों शिफ्ट में दोनों जो पेपर हुआ 28 और 29 को, तो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों में से प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। तो आइए देख लेते हैं जो कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना है और मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना है। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके साथ देखा जाए तो छात्रों को बोझ, यानी जो बोझिल बैग होता है इत्यादि, उससे भी दूर किया गया है। ठीक है, उसके बाद एनईपी दोस्तों, एनईपी से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिला है। पहली शिक्षा किस पर आधारित है, एनईपी 2020 पहली शिक्षा किस पर आधारित है, इनमें से कौन सा सामाजिक ठीक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सामाजिक ठीक नहीं, इस तरीके से प्रश्न कुछ पूछा गया था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि एनईपी 2020 क्या कहलाती है दोस्तों। तो ये जो एनईपी 2020 है, ये शिक्षा नीति 5-3-3+4, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, तो ये पहले 5 का मतलब होता है, 5 का अर्थ है 3 साल तक प्राइमरी स्कूल और उसके बाद 2 साल। ठीक है, उसके बाद जो ये 3 लिखा है, कक्षा 1-2, इसके बाद 3। ठीक है, इसके बाद 3 का अर्थ, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे 3 का। यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और समझने का प्रयास करिए। जैसे जो 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 का अर्थ क्या है, 3 साल तक प्राइमरी। ठीक है, 3 साल तक प्राइमरी और 2 साल इसमें बच रहा है ना, तो ये क्लास 1 और क्लास 2 प्राइमरी होता है ना, प्रे एलकेजी यूकेजी, तो वो आपका 3 साल हो गया, और कक्षा 1 और कक्षा 2 ये 2 साल हो गया, ये 5 वर्ष हो गया। उसके बाद जो 3 है, इस 3 का पहला 3 का अर्थ है 3, 4 व 5, यानी ये 3 हो गया। फिर अगले 3 का अर्थ देखेंगे आप, तो कक्षा आपका 6, 7 और 8 हो गया, और अंत में जो 4 है वो 4 का मतलब है 9, 10, 11 एवं 12, ये आपका एनईपी है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों आप लोग और एनईपी के बारे में विस्तृत देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न देखने के लिए मिला है कि बच्चों के मूल्यांकन करने के उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न देखने के लिए मिला था। उसके बाद नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा कैसी होनी चाहिए, ये भी प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। ठीक है, इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे अगर मेन पॉइंट ये है, तो देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया किसी भी भाषा को बच्चों के ऊपर थोपा नहीं जाएगा।
अब एनसीएफ 2005 का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य अगर सिद्धांत देखा जाए सूत्र, तो लर्निंग विदाउट वर्डन, लर्निंग विदाउट वर्डन यानी बच्चों को वार्डन जो है उससे अपना उनको मुक्त करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। ये आपका एनसीएफ 2005 से संबंधित है। दोस्तों इसके अलावा भी देखेंगे तो मातृभाषा से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिला है। मधुबनी चित्रकला, जो मधुबनी चित्रकला है उससे संबंधित विटामिन सी के मुख्य स्रोत के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। घरों के प्रकार के बारे में पूछा गया है। किसने कहा भाषा जन्मजात है? चॉम्स्की। दोस्तों ये पूछा गया था प्रश्न कि किसने कहा है कि भाषा जन्मजात प्रक्रिया है या जन्मजात है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर जाता है चॉम्स्की महोदय को। उसके बाद बाघ, हाथी, स्लाथ। दोस्तों स्लाथ पर भी प्रश्न पूछा गया था, बाघ के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। गणित के अंतर्गत देखेंगे तो एक त्रिभुज में दिए गए कोणों का अनुपात, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद दी गई 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी आप लघुत्तम लसप और मसप देख लेंगे, त्रिभुज में दिए गए कोणों का अंतः मान देख लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 29 तारीख को सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों का समेकन कैसे है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आपका भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। भाषा के अर्जन यानी भाषा अर्जन क्या कहलाता है दोस्तों? जो भाषा अर्जन का मतलब ये होता है कि जब बच्चा घर पर रहता है और मम्मी पापा से, घर परिवार से जो फ्री होकर के जो सीखता है उसे भाषा अर्जन कहते हैं। और भाषा अर्जन के का जो ये अवधि पूछा है तो उसमें ये प्रारंभिक बाल्या अवस्था है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे भाषा अर्जन तो हो गया कि जो हम लोग मम्मी पापा घर से जो सीखते हैं वो हमारा भाषा अर्जन हो गया, उसको हम लोग भाषा अर्जित कर लेते हैं। लेकिन अगर भाषा अधिगम दे देगा दोस्तों, कि भाषा अधिगम क्या चीज़ होता है, तो भाषा अधिगम के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता होती है, हमें टीचर की आवश्यकता होती है, हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है और हमें मेहनत की भी आवश्यकता होती है भाषा अधिगम करना। यानी मान लीजिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई, घर पर हम लोग हिंदी सीख लेते हैं, अपने मम्मी पापा के द्वारा बोली गई बात को हम लोग अर्जित कर लेते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी हमें सीखना हुआ तो उस भाषा का हम अर्जन करेंगे, और वो भाषा का अर्जन हम कहाँ करेंगे? तो उस भाषा का अर्जन हम विद्यालय में शिक्षक के माध्यम से ग्रामर के अनुसार अर्जन करेंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो प्रश्न पूछा गया है 29 तारीख को दोस्तों, उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ये है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। यानी कोई बच्चा है उसको कोई चीज़ सीख रहा है, उसको संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर उसे सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये पाड़ का यानी ढांचा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है 29 तारीख यानी आज, वो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ये जो पियाजे की संरचना है उसको स्कीमा नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आप लोग इसको देखते जाइए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाया है। ठीक है, जीन पियाजे के संबंधित प्रश्न उठाया। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न उठाया है आप लोग यहाँ देखेंगे, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यानी छात्र केंद्रित जो शिक्षा होती है वो शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये इसका उत्तर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी बच्चों का हम आकलन करते हैं तो उसका हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ठीक है,
नेक्स्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों ये देखने के लिए मिल सकता है कि चिंतन किससे संबंधित है, तो ये अनुकूलन चिंतन से संबंधित है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। ये प्रश्न 29 तारीख को देखने के लिए मिला था। ये आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जीन पियाजे से संबंधित आप लोग देखेंगे दूसरा ये क्वेश्चन है। तीसरा अगर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आप लोग इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो दोस्तों ये 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की ये अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, ये कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये जो कोहल वर्ग से संबंधित पूछा गया है, नैतिक मुद्दों का आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, बाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, यानी बाइगोस्की जो है उनके अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। अब देखिए जैसे रेगिस्तानी ओक के बारे में पूछ दिया, यहाँ पर हम बोले थे ना कल 28 तारीख को रेगिस्तानी ओक के बारे में नहीं पूछा था, ठीक है। आज ओक के बारे में पूछ दिया कि रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तो ये केरल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद रेटिन, दोस्तों रेटिन स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो जांच सूची का, ये भी प्रश्न देखने के लिए मिला। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। दोस्तों मैप के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि मैप के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो ये देखना है कि जैसे मान लीजिए कि भारत का मैप आप लोग देखेंगे और उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा मध्य प्रदेश, उसका जम्मू कश्मीर, गोवा, इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है कि जम्मू जो आपका मध्य प्रदेश है उसके चारों तरफ के राज्य कौन कौन से, इस तरीके से। उसके बाद जो बिहार है, बिहार से जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम है, पश्चिम उत्तर, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो आप मैप को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दे लेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने और अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके बाद अब प्रश्न देखने के लिए मिला, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, ये प्रश्न देखने के लिए मिला है, तो ये है आपका लद्दाख। उसके बाद ये प्रश्न आया था दोस्तों, एक सेकंड, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका यही कारण है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। केरल के निकटवर्ती राज्य देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, ये प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों केरल के निकटवर्ती जो राज्य है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, ठीक है। उसके बाद है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। दोस्तों वो कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों को हम लोग सब्जी बनाते हैं और जिसका बीज है उसका तेल, तो ये सरसों है। अब हिंदी में दोस्तों देख लेंगे, हिंदी से संबंधित, तो हिंदी में तो आप लोग जानते हैं कि 15 नंबर का पैरा देगा, ठीक है, जो गद्यांश देगा। तो उस गद्यांश में ही आपको देखेंगे कि कुछ पैडागोजिकल सवाल या ये जो आप न्यूमेरिकल ये जो बोलते हैं ना कि संधि आ गया, समास आ गया, प्रत्यय आ गया, उपसर्ग गया, तो ये भी आपको जो ये 15 नंबर का जो 2 पैरा देगा उसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भाषा सीखने कुछ कुछ प्रश्न हम बता दे रहे हैं आपको जो कि मिला है। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी किसी को भाषा सीखना है और सिखाना है तो आप किसको सबसे मानते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया को। हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान जो डाल्टन पद्धति है वो क्या है, तो विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, ये आपका डाल्टन पद्धति है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हिंदी में, वो भाषा शिक्षण की प्रायः की नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है, ये क्या है, तो बालक की स्वतंत्रता पर। नाटक शिक्षण के सोपान है उद्देश्य का निर्माण करना। प्रागैतिहासिक का अर्थ है दोस्तों लिखित इतिहास के पहले का, यानी जो प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है, तो लिखित इतिहास
पहले का, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, यानी हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य क्या उद्देश्य है, तो भाषा का ज्ञान देना। और देखा जाए तो हिंदी में आपको दोस्तों पूछा गया भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, जो कि अभी ऊपर हमने आपसे चर्चा किया। उसके बाद भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं, चॉम्स्की से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिले हैं, गद्यांश, जो गद्यांश आया था वो मातृभाषा से संबंधित गद्यांश आया था, और जो कविता आया था वो भारत माता कविता आया था, ठीक है। संधि आपका सूर्योदय के बारे में पूछा गया था कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो गद्यांश था उसी में से सूर्योदय को पूछा गया था। उसके बाद समाज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है, तो प्रत्यय प्रत्यय यानी कोई भी उपवन अगर लिख रहे हैं, उपवन, एक सेकंड, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, उपवन हो गया, ठीक है। उपवन हो गया तो वो ये जैसे मान लीजिए कि जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है और जो उपसर्ग होता है ये आगे लगता है। तो इसमें जो उपसर्ग है ये उप है और प्रत्यय अगर देखा जाए तो वन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यानी प्रत्यय प्रत्यय आपका पीछे, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। गणित से संबंधित अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रश्न ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न देखने के लिए मिले, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिले हैं, वर्ग से संबंधित प्रश्न, भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न, उसके बाद एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न मिले हैं, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिले, भिन्न से संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं का योग भी देखने के लिए मिला है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो वैन हिले, जो कि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, हर एक पेपर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, इसको आप एक बार जरूर देख लें अगर नहीं देखे हैं तो, वैन हिले, ठीक है, ये क्या चीज़ है। उसको एनसीएफ तो हमने ऊपर बताया, एनसीएफ से हर एक पार्ट में बल्कि हर एक सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आकलन से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से जो आपका एग्जाम चल रहा है उसका फुल विश्लेषण देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपके पास सारे के सारे प्रश्न जो चल रहे हैं वो उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।